तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने बातचीत की थी कि कोई व्यक्ति, पहले तो मैं स्क्रीन ज्वाइन कर दूं। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, तो हैं आपके साथी अभी जयेश जी, देख लीजिएगा भाई। लोगों को सीपीसी में जानना था कि सब्जेक्ट मैटर को लेकर के यानी सिविल नेचर को लेकर के उस पर बात करेंगे आज हम लोग कि सिविल नेचर क्या है और किन किन रूपों में इसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले तो मोटे तौर पे हम लोगों को जानना है कि किस तरह के मामले सीपीसी के अंतर्गत आएंगे, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक है सब्जेक्टिव, सॉरी, सिविल नेचर। तो सिविल नेचर को सर हाँ सर क्या आप लास्ट क्लास का एक बार रिकैप दे सकते हैं? बिल्कुल दे दिया जाएगा, लेकिन कोशिश आप करें कि सभी क्लास को ज्वाइन करें क्योंकि आपके बाकी साथियों का टाइम किल होगा। बाकी मैं 2 मिनट में आपको समरी उसका दे दे रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। हम लोगों ने पिछली क्लास में ओवरव्यू देखा था सीपीसी का। तो ओवरव्यू अगर सीपीसी के देखने की कोशिश की जाए तो वो एक प्रोसीजरल लॉ है। यानी हम लॉ को जब कैटेगराइज करते हैं तो 2 कैटेगरी में लॉ को डिवाइड कर किया जाता है, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव का मतलब कि जो लॉ हमारे राइट्स और लाइबिलिटी को डिसाइड करता है, डिटरमाइंड करता है, उसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ। और उन राइट्स और लाइबिलिटीज को धरातल पे लाने वाला जो लॉ है, यानी जिन लॉज के माध्यम से उसको हम इन्फोर्स करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। अब इसको एग्जांपल से अगर समझा जाए तो आपने खाना बना लिया, खाना सब्सटैंटिव है, लेकिन खाना आपके शरीर में कैसे जाए और कैसे उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहे, वो उसकी पोषकता मेंटेन रहे, आप खाएंगे कैसे, तो खाने का जो प्रोसेस है वो आप मान लें कि प्रोसेस है और प्रोसीजरल लॉ है। तो इसी तरह से आपको समझना है सीपीसी को प्रोसीजरल लॉ के रूप में, और बाकी जो लॉ हैं यानी कौन से लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, ये आपके सब्सटैंटिव लॉ है। अब जैसे टीपीए में आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, सेल की, तो आपका राइट्स क्रिएट हो रहा है, या तो एक आदमी के पास राइट खत्म हो रहा है, दूसरे के पास क्रिएट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया, कोई बात आ गई, तो वो इन्फोर्स कैसे होगा, तो प्रोसीजर के माध्यम से। प्रोसीजर कौन बताएगा, सीपीसी बताएगी। सीपीसी बताएगी सिविल मैटर्स के प्रोसीजर के बारे में, बाकी बीएनएसएस की बात की जाए तो वो क्रिमिनल के प्रोसीजर्स को बता। बेसिक तो ये बात हो गई उसके नेचर। अब सीपीसी में हम किन किन मैटर्स को गवर्न करते हैं, तो सिविल मैटर्स को गवर्न करते हैं। और सिविल मैटर्स को गवर्न करने के साथ साथ फिर हम किस कोर्ट में मैटर को लेके जाएंगे, तो तुरंत फिर मैटर आ जाता है जुरिडिक्शन का, यानी कि किस कोर्ट के पास जाएगा, किस कोर्ट के पास। तो जुरिडिक्शन 3 कैटेगरी से हम डिसाइड करते हैं। एक तो उसका पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, दूसरा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, और सब्जेक्ट मैटर का जुरिडिक्शन, यानी कौन सा मामला होगा जो किस कोर्ट के पास जाएगा। फिर इसके बाद आपने सूट फाइल किया तो उसमें पार्टीज कौन होंगी, इसके बाद कौन पार्टी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। फिर वो पार्टी जाएंगी कोर्ट के पास, तो एक पार्टी जाएगी, क्या लेके जाएगी, तो प्लेंट लेके जाएगी, उसको प्लेंटिफ कहते हैं। फिर दूसरी पार्टी जो आएगी उसको डिफेंडेंट कहते हैं, वो क्या लेके आएगा, तो रिटन स्टेटमेंट लेके आएगा। फिर इसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी हियरिंग करेगा, अपना जजमेंट देगा, डिक्री पास करेगा। फिर अगर आपको ग्रीवांसेज है उस डिक्री से तो आप अपील में जाते हैं। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है किसी भी मामले को निपटारा करने का या डिसाइड करने का, डिटरमाइंड करने का। यही बात सीपीसी करती है और इसी की बात हम लोग को करनी है। अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग बातें हम लोग करें। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिविल नेचर, क्योंकि ये सिविल नेचर को ही डिसाइड करने का सिविल कोर्ट को पावर है, और सिविल कोर्ट का जो मैटर है उसी को सीपीसी डील करता है, यानी सर सीपीसी को ये समझ। सर ये थोड़ा सा तेज बोलिए, स्पीकर पास कर लीजिए, थोड़ी सी स्लो आ अच्छा रही है आवाज। अच्छा अच्छा। क्लियर है, वैसे क्लियरिटी में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा कि हम लोगों को सीपीसी में सब्जेक्ट मैटर को या सिविल नेचर को समझना है कि किन मैटर्स को हम कोर्ट के पास लेकर के जा सकते हैं और किन मैटर्स को कोर्ट डिसाइड करता है। तो अब पहले मैं स्क्रीन आपकी ऑन कर लूँ, तब इसके बाद ये बातें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी।
और बाकी यहाँ तक जैसे अभी आपने कहा कि थोड़ा सा समराइज कर दीजिए, तो उसी तरह अभी आपका कोई, जब तक मैं स्क्रीन आपकी कनेक्ट कर रहा हूँ, कोई इब्बट हो तो आप पूछ सकते हैं, तब तक हम लोग मुंह से बात करते रह सकते हैं। नहीं सर, पिछला वाला जो आपने स्क्रीन शेयर किया था वो बिल्कुल सही है, बढ़िया हाँ है। तो ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। आपने स्क्रीन शेयर करके हमें ट्रांसफर कर दिया था सर, ये भी दे दीजिएगा तो हम लोग ठीक इसको नोट्स में लिख अपने कंपाइल कर लेते हैं लिख के। ठीक है ओके। तो इसी तरह से कहानी के रूप में ही आपको, कंसेप्ट के रूप में ही समझना है। तो आटे को आप गूंथते हैं पूड़ी बनाने के लिए भी, रोटी बनाने के लिए भी, और कुछ भी उसका बनाएंगे तो आप उसको गूंथेंगे पहले, फिर उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटते हैं, फिर उसको उस पे क्या उसको बोलते हैं जिसपे आप उसको शेप देते हैं, यानी बेलन और चौकी। तो ये प्रोसेस तो सेम चलेगा, लेकिन लास्ट के परिवर्तनों के साथ उसका नाम बदल जाता है। तो उसी तरह से लॉ में हो सकता है कि कुछ सब्सटेंटिव पार्ट भी हो, कुछ प्रोसीजरल पार्ट भी हो, लेकिन जैसा उसका मेन नेचर होगा उसी तरह से आप उसको नाम देते हैं। ये मैटर, जैसे एविडेंस एक्ट को हम कहते हैं कि वो प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन उसमें कुछ सब्सटेंटिव पार्ट भी हैं। क्या सब्सटेंटिव पार्ट है कि जब उसमें आप स्टॉपेल पढ़ेंगे तो स्टॉपेल अपने आप में राइट्स और लाइबिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन मेन पार्ट उसका क्या है, प्रोसीजरल है, इसलिए हम उसको प्रोसीजरल के कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह से आपको समझना है। तो अब सीपीसी बात कर रही है अपने कोर्ट में पहुंचने की, कौन सा मामला लेके आप उसके पास जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को सिविल नेचर जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा, तो सबसे पहले हमें अलग करना पड़ेगा क्रिमिनल मैटर्स को। तो क्रिमिनल मैटर सिविल मैटर में पहले डिफरेंस करना पड़ेगा। तो सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर में डिफरेंस करने का मतलब ये है कि जब कभी आप, जब हम लोगों ने बीएनएस पढ़ा था पहले क्लास में, शायद मैंने पढ़ाया हो, किसी ने पढ़ाया हो, तो जब आप ही ने पढ़ाया था, आप ही ने पढ़ाया था। हाँ, तो जब हम ऑफेंस के बारे में बात करते हैं, तो ऑफेंस के बारे में हम कहते हैं कि वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, यानी पब्लिक एट लार्ज उससे प्रभावित होती है, तो उसी को हम कहते हैं ऑफेंस। और जब पर्सनल राइट किसी का ब्रीच होता है तो हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हो सकता है, टॉर्ट हो सकता है, यानी उसको हम ऑफेंस नहीं मानते। यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी ले ली या इंक्रोच कर लिया तो उसको हम ऑफेंस नहीं कहते, हम कहते हैं कि टॉर्ट हो गया या कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो गया। तो इन्हीं मैटर्स को हमें पहले अलग कर लेना है, यानी क्रिमिनल मैटर नहीं होना चाहिए। तो जो मैटर्स क्रिमिनल मैटर्स नहीं है वो अपने आप हो गए सिविल मैटर। तो पहला तो डिवीजन यहाँ हो गया। अभी कोई ज्वाइन करने के लिए आया था, और कोशिश आप किया करें कि साथ ही जुड़ लें जितना जल्दी से जल्दी, तो हम सभी को सुविधा होगी, क्योंकि जोड़ने में भी कभी कभी आपका टाइम भी वेस्ट होता है और कहीं ना कहीं ध्यान भी भटकता है। तो अब मैंने कहा कि पहले उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक क्रिमिनल मैटर और एक सिविल मैटर। तो क्रिमिनल मैटर से आपने अलग कर लिया इसको, तो कैसे अलग किया आपने कि जिन मैटर्स को, जिन कार्यों को, जिन एक्शंस एक्ट को हमने ऑफेंस डिक्लेयर कर रखा है। तो किसने ऑफेंस डिक्लेयर कर रखा है, मेनली अगर हम ध्यान करें तो बीएनएस ने कर रखा है। फिर बीएनएस के अलावा और बहुत से ऑफेंसेस हैं जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में डिफाइन किए गए। कौन सा इंस्टीट्यूट हो सकता है, जैसे एनडीपीएस एक्ट, जैसे पॉक्सो। तो इन किसी भी एक्ट्स में यदि किसी एक्ट को, किसी एक्शन को ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया तो निश्चित रूप से वो अपराध है और क्रिमिनल लॉ में वो गवर्न होगा। बीएनएस में गवर्न होगा, पॉक्सो में गवर्न होगा, एनडीपीएस एक्ट में गवर्न होगा, कहीं भी गवर्न होगा। तो वो सीपीसी का पार्ट नहीं है। तो बेसिक मामला तो यहाँ अलग हो गया, आधे आधे मैटर्स आपके अलग चलेंगे। अब इसके बाद फिर दूसरी बात आती है कि अच्छा, क्या ऑफेंस के अलावा जो कुछ भी है सबको हमको सीपीसी में डील करना है? तो नहीं, यहाँ भी अब हमको फिर से बाइफरकेशन करना है। किस बेस पे ये बाइफरकेशन होगा कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जिन मैटर्स को सीपीसी से गवर्न करने के लिए मना किया गया, किन मैटर्स को गवर्न करने के लिए मना किया गया या अलग किया गया, तो वो मैटर्स कौन से आपके, जैसे कि पॉलिटिकल मैटर, आपके राजनीतिज्ञों के जो विवाद हैं उनको निपटाने के लिए अलग कोर्ट्स की व्यवस्था कर दी गई। रिलीजन के मैटर को मना किया गया कि ये सिविल नेचर का मैटर नहीं होगा। अगर प्योरली रिलीजन है तो अब रिलीजन के साथ कुछ और जुड़ जाएगा, पोस्ट पोजीशन जुड़ जाएगी, तब वो सीपीसी में गवर्न हो जाएगा। तो इस तरह से हमें समझना है
कि एक तो ऑफेंस नहीं होना चाहिए, दूसरा उसे सीपीसी से डील होने के लिए एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली प्रोहिबिट न किया गया हो। तो इस तीन बातों के अलावा, यानी क्रिमिनल मैटर ना हो, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार न किया गया हो, यानी तीन मैटर हो गए। बार में भी दो मैटर हो गए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और क्रिमिनल। इन मैटर्स को छोड़ के जितने भी आपके राइट्स और लाइबिलिटीज हैं सभी सिविल नेचर के मामले हैं और उनको सभी को सीपीसी के अंतर्गत डील किया जाएगा और जाता है। अब बेसिक बात हम लोग को पता चली। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कहाँ रोका गया है, ये भी पता चलना चाहिए। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को आर्बिट्रेशन एक्ट पे जाना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा है आर्बिट्रेशन एक्ट। तो आर्बिट्रेशन एक्ट ने क्या कहा था कि यहाँ पे सीपीसी और एविडेंस के रूल पूरी तरह से अप्लाई नहीं करेंगे, या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए बाउंड नहीं है। इसका मतलब यहाँ एक्सप्रेसली बार लगा दिया गया, बार लग गया ना कि अब वो मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा और आर्बिट्रेशन में सीपीसी से गवर्न करने के लिए या सीपीसी से डील करने के लिए मामलों पे रोक लगा दी गई, यानी सीपीसी उसको डील नहीं करेगा। इसी तरह से इम्प्लाइडली भी कोई मामला हो जहां की सीपीसी को रोका गया हो तो फिर उन सभी तरह के मामले सीपीसी डील नहीं करेगा, वो सीपीसी के बाहर है। तो ये बेसिक बात हम लोगों को कोई स्क्रीन शेयर किया है क्या आपने, कोई नोट्स का ऐसे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आप शेयर हाँ, करने वाले थे ना। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ, वो जुड़ नहीं रहा है। मैं उसी में लगा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम वही कर रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर हो जाए। पिछली बार भी कुछ दिक्कत हुई थी, 3-4 बार मैंने प्रयास किया तब जुड़ा, और इस बार भी देख रहा हूँ वही दिक्कत हो रही है। तब तक हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि इस 3 मैटर्स को छोड़ के बाकी सभी मैटर जहां कहीं भी आपका कोई राइट्स इंक्रोच किया जाएगा, ब्रीच होगा, वहां तुरंत सीपीसी के द्वारा वो मैटर गवर्न होगा, सीपीसी के रूल रेगुलेशन वहां पे आ जाएंगे। तो बेसिक बात पता चल गई कि सिविल नेचर का मैटर है। अब इसके बाद सिविल नेचर के मैटर्स को हम कहाँ पे लेके जाते हैं? तो ट्रिब्यूनल्स में, कोर्ट्स में लेके जाते हैं। अब कोर्ट्स में आप जाते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू की तरफ आ जाते हैं कि क्या क्या यहाँ से अब कनेक्ट होगा। तो जैसे ही हम कोर्ट के पास जाते हैं तो कौन जा रहा है? मैंने कहा कि हम जाते हैं। तो हम जाते हैं मीन्स पार्टीज। अब सीपीसी बात करती है पार्टीज की। अब थोड़ा सा मैं आपका जो सिलेबस है जो आपको दिया गया है उस पर आना चाह रहा हूँ कि किस तरह से चीजें कनेक्टेड है और क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है। तो पार्टीज होगी, यानी कोई व्यक्ति होगा जो जा रहा होगा, तो यानी कि एक तरफ एक पक्षकार होगा, पार्टी होगी, और कई लोग भी हो सकते हैं। तो एक तरफ 1 या 2 या 10, 20, 25, 50 लोग हो सकते हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह से 1, 2, 5, 10 लोग हो सकते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं पार्टीज। तो पार्टीज कौन होगा कौन नहीं होगा, तो इसके लिए डिसाइड किया गया है, यानी ऑर्डर 1 में पार्टीज के बारे में बात की गई। अभी हम लोग ज्यादा ऑर्डर वगैरह नाम नहीं लेंगे। फिर बात आती है कि पार्टीज 1 पहुंच गई तो कैसे जाएगी, क्या लेकर के जाएगी। तो हम लोगों ने शायद ऐसा जिक्र किया भी था कि वो प्लेंट लेके जाएगा। फिर वो प्लेंट लेके जाएगा तो कोर्ट के पास जाएगा, तो क्या कर रहा है? सूट फाइल कर रहा है। तो सूट फाइल कर रहा है तो फिर कोर्ट क्या करेगा? दूसरे पार्टीज को बुलाएगा, तो उसको कह रहा है कि समन इशू करेगा। तो दूसरी पार्टी आएगी तो वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स लेके आ रही है उसे हम कह रहे हैं कि वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहा है। तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद कोर्ट अब ये देखेगा कि किन मुद्दों पे विवाद है और किन मैटर्स को हमें सुलझाना। तो वो फ्रेम करेगा, इशूज को फ्रेम करेगा, फ्रेमिंग ऑफ इशूज कहते हैं उसको। इशूज फ्रेम हो गए तो अब इसके बाद स्वाभाविक है कि अब एविडेंसेस आएंगे आपके। इनके बीच में भी 2-3 तरह की प्रोसीडिंग्स होती है, जैसे कि एफिडेविट देना, एफिडेविट पे एविडेंस देना, और इसके बाद जो अपोजिट पार्टीज के मैटर्स हैं उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। इन मैटर्स के बाद फिर अब एविडेंसेस आ गए, एविडेंसेस के बाद आर्गुमेंट्स आप पार्टीज की हुई, और इसके बाद डिसीजन आएगा। डिसीजन यानी जिसको आप जजमेंट कहते हैं। इसके बाद डिक्री पास। तो अब इस डिक्री से जिसको ग्रीवांस है वो अब स्वाभाविक है कि किसी बड़े कोर्ट में सीनियर के पास जाने की कोशिश करेगा। जब वो सीनियर के पास गया तो आपने कहा कि उसको हम अपील के नाम से जानते हैं। अपील से ही मिलता जुलता 2-3 और प्रोविजन है, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस के नाम से उनको आप जानते हैं। अब इसके बाद जब ये प्रोसेस सब पूरे हो गए तो अब इस डिक्री को जो आपको मिली है हाथ में, यानी जिसको आप फ्रूट कहते हैं सूट का,
यानी सूट का आउटकम जो आपको मिला है उसको क्या करेंगे आप, तो स्वाभाविक है कि उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब धरातल पे, वास्तविक धरातल पे उसका आपको फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा या इन्फोर्स हो पाएगा। क्योंकि ऑर्डर कोर्ट का थियोरेटिकल दे देने मात्र से वो पूरा नहीं होता जब तक कि धरातल पे उसे लागू ना कराए। जैसे कोर्ट ने आदेश दिया कि अच्छा मिस्टर सो एंड सो जो प्लेंटिफ थे उनको इस लैंड का पोजीशन दे दिया जाए, और वो अपने घर में से निकल ही नहीं रहे हैं, तो फिर जो जिसके फेवर में डिक्री आई है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कोर्ट फिर जितना फोर्स की आवश्यकता हो, जिस जिस मीन्स और मैकेनिज्म की आवश्यकता हो, वो सब यूज करते हुए उस डिक्री को अप्लाई कराने की कोर्ट कोशिश करता है। उसी को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब इसके बाद इन सब प्रक्रियाओं के बाद अब पार्टीज जब अपने अपने ग्रीवांस को लेकर के गई हुई हैं, तो उन मैकेनिज्म को अब हम लोग को एक एक करके संक्षेप में समझना है। मतलब एक पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, केवल सिविल नेचर। अब इसको केस लॉ के माध्यम से और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें। लेकिन इस तरह की जो कहानी हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये कहानी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो इससे लगभग आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, भले वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कहीं ना कहीं आप कर पाएंगे। और अगर आप इन कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई सेक्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे केवल, तब थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। और मैं आपको रेफर भी नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट मोटा उठा के पढ़ें समझें। हाँ, जो बात हम लोग कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर कोई आपको रेफरेंस लेना हो तो वो सेक्शन आप निश्चित पढ़ें और पढ़ना चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूँ कि जब हम सिविल नेचर की बात करते हैं तो यहाँ आपको सेक्शन 9 की बात करनी पड़ती है, तो सेक्शन 9 को आप निश्चित रूप से पढ़ें, ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन बाकी बहुत डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश न करें। हाँ, रेफरेंस के लिए जितना आपको कोई बात ना समझ में आए तो निश्चित रूप से पढ़ें। अब जैसे सेक्शन 9 क्या कह रही है आपसे, सेक्शन 9 ये कहती है कि जो सभी सूट्स हैं वो सीपीसी डील करेगा जब तक कि, जैसा मैंने कहा था वही, जब तक एक्सप्रेसली उसे बार न किया गया। अब सेक्शन 9 बहुत छोटा सा सेक्शन है, सिर्फ क्या कह रहा है, द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। तो सिंपल सी बात कही सेक्शन 9 ने कि सभी मामलों को सुनने का अधिकार है, केवल किसे नहीं सुनने का, जिसको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दिया। अब इसके दो एक्सप्लेनेशन है, वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस कह रहे हैं कि a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religion, rights और ceremonies। यानी मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब कोई रिलीजियस मैटर होगा, प्योरली रिलीजियस मैटर, तो उसे सिविल कोर्ट डील नहीं करता है, वो मैटर सीपीसी से बाहर हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई पोस्ट पोजीशन या दूसरी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसी समय वो सिविल नेचर का मैटर मान लिया जाता है। फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस रेफर्ड to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place। यानी ऊपर जो बात कही गई कि रिलीजियस मैटर से कोई जुड़ा हुआ पद है, तो वो पद सिविल नेचर का हो गया। तो फिर वही दूसरे एक्सप्लेनेशन में उसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है कि जो पद है उससे उससे कोई स्थान जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, वो माना जाएगा कि वो सिविल नेचर का है, कोई फी उससे जुड़ी हुई हो या ना जुड़ी हुई हो। तो अब इसके बाद यहाँ तक हम लोगों का सेक्शन 9 क्लियर होगा। अभी सेक्शन 9 को और सर ये लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए एक बार, जो पद वाला बताया आपने। हाँ रिपीट करता हूँ, एक मिनट, संभवतः ये जुड़ जाए हम लोग, एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? नहीं सर। अच्छा, पहले बहुत इजीली ये कनेक्ट हो जाता था, अभी
तो हो रही है। यस सर। चलिए, तो मैंने कहा कि सेक्शन 9 पे हम लोग बात करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है? फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन, यानी धारा 9 के लिए, इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच टू द ऑफिस, यानी जो पद है, जो धार्मिक पद है, उसमें कोई फीस है यानी या नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर दूसरी बात कही जा रही है कि रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 1 और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच टू ए पर्टिकुलर प्लेस, यानी चाहे उसमें कोई फीस हो या ना हो, या चाहे कोई स्थान से वो संबंधित हो या ना हो, तो वो अगर पद जुड़ गया किसी धार्मिक मैटर से भी, तो वो सिविल नेचर का मैटर हो। अब इसके बाद सेक्शन 9 क्या कह रही है? सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज द फाउंडेशन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, यानी यही मेन बेस है किसी भी मैटर को सिविल मैटर बनाने के लिए, क्योंकि यही जो बात कह रहा है उसी के आधार पर सारे मैटर सिविल नेचर के कहलाएंगे और वो सेक्शन 9 में गवर्न होंगे। अब इसके बाद वही जो बात हम लोग कर रहे थे कि जुरिडिक्शन को बार न किया गया हो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, तब तक वो सभी मामले सिविल नेचर के ही माने जाते हैं। और मैंने एक बात आपसे मेन कह दी कि जो भी मैटर्स को किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी लॉ ने ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है, तो किसने डिक्लेयर कर दिया? बीएनएस या दूसरे जो लॉज हैं उनमें डिक्लेयर कर दिया, तो वो मैटर अब बाहर हो गए, बाकी सभी मैटर सिविल नेचर के हो गए, ये हम लोगों को पता चल गया। फिर एक्सप्लेनेशन में आपने देख लिया कि कोई रिलीजियस मैटर भी है, अगर उसमें कोई पोस्ट पोजीशन जुड़ गई, भले उसके लिए फी हो या ना हो, या किसी प्लेस से जुड़ा हो ना हो, वो भी सिविल नेचर का मैटर हो। और जितने इसके एक्सेप्शंस थे उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली, वो बाहर चली। सेक्शन 9 में जो बातें की हम लोगों ने वो क्लियर ही हो गया, एक्सप्लेनेशन 1, 2 क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर अगर और डिटेल में देखने की कोशिश की जाए, द एक्सप्रेशन सिविल नेचर इज वाइडर देन एक्सप्रेशन सिविल प्रोसीडिंग। तो प्रोसीडिंग अपने आप में केवल कार्रवाइयों की बात कर रही है, और सिविल नेचर अपने आप में ब्रॉडर सेंस में, चूंकि जैसे ही आपने ऑफेंस मैटर्स को अलग किया वो सभी सिविल नेचर के हो गए, और प्रोसीडिंग का मतलब कि जो सीपीसी में बातें बताई गई हैं केवल वहीं तक ये सीमित हो गए। ए सूट ऑफ ए सिविल नेचर if the principal question involved relates to the determination of a civil right or civil obligation, यानी कि ऑफेंस को छोड़ करके किसी तरह के राइट्स और ऑब्लिगेशन की बात हो रही होगी कहीं, तो सभी मामले सिविल नेचर के कहलाएंगे। फिर वही बार बार आपको वो बात ध्यान रखनी है कि केवल प्रोहिबिट ना किया गया हो, और प्रोहिबिट कैसे किया गया होगा? एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। तो सभी मामले जहां भी कोई राइट्स इन्वॉल्व हो गया, कोई ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व हो गया, सभी मामले सिविल मामले कहलाए। और सेक्शन 9 अपने आप में इस बात को स्पष्ट कर दे रहे। द एक्सप्रेशन इंक्लूड्स डिस्प्यूट्स कंसर्निंग, तो अब थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे कौन कौन से मामले सिविल नेचर के हो गए। तो प्रॉपर्टी राइट्स, पर्सनल राइट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, यानी आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उस व्यक्ति ने ब्रीच कर दिया, फैमिली राइट्स, ऑफिस और स्टेटस, इनहेरिटेंस यानी जो सक्सेशन है, ट्रस्ट, इजमेंट, पोजेशन, रिलीजियस ऑफिसेज हैविंग सिविल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी केवल रिलीजियस मैटर होगा तो नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई पद जुड़ गया तब वो सिविल नेचर का मैटर मान लिया जाए। तो ये एग्जांपल्स थे कि इन मैटर्स को हम सिविल नेचर का कहते हैं, और इस तरह से एग्जाम में भी आपको यही लिखना होगा, सेक्शन 9 को रेफर करना होगा, फिर बताना होगा कि सभी मैटर्स जो राइट्स और ऑब्लिगेशन को डील करते हैं वो सिविल नेचर के हैं, एक्सेप्ट देन ऑफेंस और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, इन तीन को छोड़ के सभी राइट्स और ऑब्लिगेशंस सिविल नेचर के माने जाते हैं एज पर सेक्शन 9। अब इसके बाद इट एक्सक्लूड डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर हैविंग नो सिविल कॉन्सिक्वेंस, यानी इनको आपको बाहर कर लेना है। प्योरली पॉलिटिकल मैटर, जैसा मैंने कहा कि राजनीतिज्ञों का जो मैटर है उसके लिए भी अलग व्यवस्था बनाई गई है, वो सभी मैटर अलग चले जाते हैं, और रिलीजियस मैटर, पॉलिटिकल मैटर को छोड़ करके, ऑफेंस को छोड़ करके सारे मैटर यहाँ। सर ये रिलीजियस मैटर जाता कहाँ है फिर, अगर इसमें सिविल में नहीं आ रहा, क्रिमिनल में भी नहीं आएगा? ये तो मैटर आपको क्या समझना है कि सीपीसी से गवर्न नहीं होगा, बस इतना समझना है आपको। ये जितनी हम लोग बात कर रहे हैं जाता कहाँ होगा रिलीजियस मैटर वैसे कोर्ट में? जैसे अभी एग्जांपल आपको दूं, जैसे हम लोगों ने पीछे आर्बिट्रेशन पढ़ा, तो बात आएगी ना कि आर्बिट्रेशन सीपीसी से गवर्न नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? क्वेश्चन अराइज हुआ ना आपका। क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेशन पे सीपीसी लागू नहीं होगा तो कैसे गवर्न होगा, तो उसका एक अलग मैकेनिज्म बना दिया गया। तो इसी तरह से जिन जिन मैटर्स को यहाँ से बाहर किया जा रहा है उनके लिए अलग मैकेनिज्म बना दिया गया। कैसे बना दिया गया कि अब जैसे जो रिलीजियस मैटर होगा उसके लिए पर्सनल लॉज आपके हैं, वो डील करेंगे,
या गवर्नमेंट जो अलग कोई मैकेनिज्म तैयार करेगी उसमें डील किया जाएगा। पॉलिटिकल मैटर्स के भी लिए भी अलग अलग मैकेनिज्म क्या बना दिया गया कि रिट के माध्यम से आप कोर्ट जाएंगे। तो इसी तरह से सिंपल आपको समझ लेना है कि इन मैटर्स के लिए जिनको भी प्रोहिबिट किया जा रहा है निश्चित रूप से उनके लिए अलग मैकेनिज्म बनाया गया है, उन्हीं मैकेनिज्म से ये डील किए जाएंगे। सीपीसी के प्रोसीजर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं है। ओके, अब इसके बाद सर कुल मिला के ये कह सकते हैं जिसमें हमारी सजा इन्वॉल्व नहीं है और ये प्रोहिबिट नहीं किया है, बाकी सारे सिविल में आ गए। हाँ, ये आप मोटे तौर पे कह सकते हैं, मोटे तौर पे। लेकिन साथ साथ जैसे ही आप, अभी मैंने एग्जांपल दिया, चूंकि आप आर्बिट्रेशन आपने पढ़ा इसलिए मैं बार बार उसका एग्जांपल दे रहा हूं कि आर्बिट्रेशन भी प्योरली सिविल मैटर है, लेकिन सिविल प्रोसीजर में वो कवर नहीं हो रहा, यानी सीपीसी आपकी अप्लाई नहीं होगी वहां। मैटर सिर्फ ये है। तो आपको दो बातें समझनी है कि एक तो प्योरली जो ऑफेंस क्रिमिनल मैटर से मैंने पहले कहा वो बाहर हो गए सीपीसी के परव्यू से। दूसरे कौन से मैटर परव्यू से बाहर हो गए? जहां किसी विशेष कारणों से, परिस्थितियों की वजह से हमने सीपीसी को अप्लाई न करके उसको सीपीसी के परव्यू से बाहर कर दिया। क्यों बाहर किया आर्बिट्रेशन को? ताकि वो मैटर इजिली डिटरमाइंड किया जा सके, डिसाइड किया जा सके, इन टेक्निकलिटीज में उसको न उलझाया जाए। पर्पज ये था केवल। बाकी है वो प्योरली सिविल नेचर का मैटर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमने सीपीसी के परव्यू से उसको बाहर किया। उसी बात को आप कह रहे हैं कि एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बाहर न किया गया तो सारे मैटर सिविल नेचर के हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सही है कि ऑफेंसेस के अलावा जितने मैटर हैं वो सिविल नेचर के, लेकिन कुछ मैटर्स को हमने कुछ कारणों से प्रोहिबिट कर रखा है कि हम सीपीसी से गवर्न नहीं करेंगे उन मैटर्स को। ये बस मैटर आपको समझना। बाकी आपकी बात पूरी तरह सही है कि नहीं है, वो सिविल नेचर का मैटर है, लेकिन सिविल नेचर का होते हुए भी हमने उनको बाहर कर दिया, बस ये समझ लें। अब इसके बाद अगर इसके एसेंशियल्स की बात की जाए तो देयर मस्ट बी ए सूट। तो सूट शब्द को हम लोगों ने पहली क्लास में बात की थी कि सूट क्या है। तो सूट अपने ग्रीवांस को रिड्रेस कराने के लिए कोर्ट के पास जा करके जो रिड्रेस कराने का मैकेनिज्म है उसी को आप कह रहे हैं सूट। लेकिन सभी ग्रीवांस को रिड्रेस कराने को हम सूट नहीं कहते हैं। सूट किसे कहते हैं? जिसको कि हम प्लेंट के माध्यम से फाइल करते हैं, और जिसमें क्या आती है इस प्लेंट के बाद? डिक्री आती है। डिक्री आती है। तो इन मैटर्स को हम कहते हैं सूट फाइल किया जाना। बाकी सभी ग्रीवांस के लिए आप कोर्ट के पास जाते हैं तो क्या उसका नाम अलग अलग है? हम लोगों ने बात की थी। अप्लाई करते हैं तो उसको आप अप्लीकेशन कहते हैं, आप अपील करते हैं तो उसको आप मेमोरेंडम ऑफ अपील कहते हैं, आप रिट कहते हैं, तो सबका नाम अलग अलग है। तो जब आप सीपीसी की फॉर्मेलिटीज के साथ अपने ग्रीवांस को रिड्रेस कराने के लिए जाते हैं तो फॉर्मेलिटीज क्या है? प्लेंट है। प्लेंट को भी कहा गया कि 2 प्रतियों में लेके आप आएंगे। आप कैसे आएंगे? तो एफिडेविट के साथ आएंगे। तो यानी जब आप सीपीसी की फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए कोर्ट के पास जाते हैं और अपने ग्रीवांस को वहां पे रखते हैं तो उसे आप कहते हैं सूट। इस बात को यहाँ कहा जा रहा है कि सूट फाइल होना चाहिए, सूट होना चाहिए, यानी सामान्य एप्लीकेशन वाला कोई मैटर नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 9 अप्लाइज ओनली वेयर प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड बाय फाइलिंग ए सिविल सूट बिफोर ए कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। अब इसका मतलब, सूट का मतलब कि फॉर्मेलिटीज के साथ जब आप कोर्ट के पास जा रहे हैं तो उसी बात को आप सूट करें, अदरवाइज ये कुछ अलग रॉकेट साइंस का फार्मूला नहीं। और सूट में हमेशा डिक्री आएगी। ये 2 बात मैंने आपको समझ लेना। यानी फाइलिंग के लिए एक फॉर्मेलिटीज है और उसका जो आउटकम आएगा वो डिक्री के रूप में आएगा। द सूट मस्ट बी ए सिविल नेचर। सिविल नेचर का मतलब हम लोगों को पता चल चुका है कि कैसा होना चाहिए, कि वो ऑफेंस नहीं होना चाहिए और उसको प्रोहिबिट न किया गया हो। तो कोई राइट्स और लाइबिलिटीज की बात की जा रही हो तो सभी मैटर सिविल नेचर के मैटर हैं। अब इसका एग्जाम्पल 2-4 यहाँ पे दे दिया गया, जो एग्जाम्पल हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये रिकवरी का होना चाहिए, मनी के रिकवरी का हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हो, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का मैटर हो, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टीशन, इजमेंट, सक्सेशन, ये सारे मैटर सिविल नेचर के मैटर हैं। अब इन मैटर में अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको, जैसे आपका पैसा किसी के पास बकाया है, वो आप लेने की बात, आपने डेट दिया था किसी को, आप 2 लोगों ने, ए और बी ने कोई कॉन्टेक्ट किया था कि ए ये कार्य करेगा, कार्य यानी एक्शन नंबर 1 इसके पार्ट पे परफॉर्म होना था, इसके पार्ट पे एक्शन नंबर 2 परफॉर्म होना था, तो बी अपने एक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट के पास चले गए कि मिस्टर बी को आदेश दिया जाए कि अपने एक्ट को परफॉर्म करें, या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल मतलब मैं उस
प्रॉपर्टी का ओनर हूँ ये डिक्लेयर कर दिया जाए, ये सारी बातें की जाती हैं डिटेल में, हम लोग जहां जैसी रिक्वायरमेंट आएगी उसी बात करेंगे। अब इसके बाद जुरिडिक्शन एग्जिस्ट अनलेस बार्ड, सिविल कोर्ट्स possess jurisdiction unless excluded by law, the exclusion may be expressed or implied। अब जो भी सिविल नेचर का मैटर होगा सिविल कोर्ट्स का जुरिडिक्शन अपने आप उस पे हो जाएगा जब तक कि उसे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार न किया गया हो। अब आपको बेसिक क्या समझना है कि जैसे ही आपका कोई राइट्स या लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन सीन में आया तुरंत वो मैटर सिविल नेचर का है और तुरंत सिविल कोर्ट्स का जुरिडिक्शन इस पे अप्लाई कर जाएगा केवल और केवल जब तक उसे बार न किया गया हो। और अब यहाँ जुरिडिक्शन की जैसे ही बात आई तो ये जुरिडिक्शन आपको पता ही है कि ये 3 तरह का है। अब ये आपको चेक करना है कि आपका मैटर किस कोर्ट में जाने वाला है, उसके रिगार्डिंग आप जुरिडिक्शन चेक कर सकते हैं। बाकी सिविल मैटर पे सभी सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन माना जाएगा, केवल कब नहीं माना जाएगा जब तक उसे बार न कर दिया गया हो किसी लॉ के द्वारा। द बर्डन टू प्रूव एक्सक्लूजन लाइज अपॉन द पार्टी एलिजिंग इट, यानी जो कहता है कि कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जुरिडिक्शन नहीं है, क्योंकि सेक्शन 9 क्या कह रही है कि सिविल नेचर के मैटर पे सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा। व्हाट इज, अब ये बात क्यों आ रही है कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली किसके ऊपर होता है ये भी आपको सिविल मैटर में भी क्रिमिनल मैटर में दोनों में समझना है। बीएनएसएस में जब पढ़ेंगे आप लोग तब वहां भी ये मैटर आएगा और यहाँ भी, और विशेष रूप से ये सब्जेक्ट मैटर है बीएसए का यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मैटर है कि कौन साबित करेगा, साबित कौन करेगा, जिम्मेदारी किसकी है, तो जिम्मेदारी दी गई है प्लेंटिफ के ऊपर। अगर हम सिविल मैटर की बात कर रहे हैं तो ये प्लेंटिफ का मैटर होता है कि वो ये प्रूव करे कि जो राइट्स वो क्लेम कर रहा है या दूसरे पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है वो ये साबित करेगा कि हाँ उसके ऊपर ये बर्डन है या मेरा ये राइट है। लेकिन कुछ मैटर्स में ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये शिफ्ट कर जाता है दूसरी पार्टी पे भी। अब बाकी डिटेल आप पढ़ेंगे वहां जब ऐसे पढ़ रहे होंगे तो यहाँ वहां से यहाँ कनेक्ट कर लीजिएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ कुछ मामलों में शिफ्ट हो जाता है दूसरी पार्टी पे, अदरवाइज मेनली उस पार्टी के ऊपर होता है जो अपने ग्रीवांस को लेकर के कोर्ट के पास जाता है। तो जनरल प्रोविजन यही है, चाहे वो जब आप क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं तो आप वहां पे पार्टी का नाम क्या रख देते हैं, प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है और सिविल मैटर में प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। लेकिन कुछ मामलों में ये शिफ्ट करता है, कहाँ कहाँ कैसे शिफ्ट करता है ये सारा कुछ आप बीएसए में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए सिविल राइट, तो सिविल राइट ऊपर हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब उसी को थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। सिविल राइट्स इंक्लूड राइट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन, फैमिली स्टेटस, मैरिज, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट, एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस, ये सारी बातें सिविल नेचर की ही हैं। मैटर्स विच आर सूट ऑफ सिविल नेचर, ये भी सब बातें हम लोग कर चुके हैं। एग्जांपल्स, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, सूट फॉर पार्टीशन, सूट ऑफ पोजेशन, ये सारी बात ऊपर हो चुकी है। ये सारी अब एक नई बात यहाँ आ गई, सूट फॉर इंजंक्शन, यानी आप दूसरे पार्टीज को कुछ न करने के लिए कह रहे हो तो इसी बात को आप इंजंक्शन कहते हैं। ये हम लोगों का इसी का ही पार्ट है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये पूरा आपका एक टॉपिक होगा एक दिन का। सूट रिलेटिंग टू इजमेंट, इजमेंट पे भी हम लोगों ने बात की थी स्टार्टिंग में। सूट रिलेटिंग टू हेरेडिटरी ऑफिस, यानी वंशानुगत पद, यानी कि मंदिर पे पुजारी हैं तो उनका बेटा भी उसी मंदिर का पुजारी हो जाएगा, इसी को आप कहते हैं हेरेडिटरी ऑफिस, कि जो वंश दर वंश पद चला आ रहा हो। सूट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी जो अभी आपका अयोध्या मैटर चल रहा है तो वो ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट की कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो सारे मैटर। अब आप कहेंगे कि सर वो तो मैटर चोरी का, उस पर तो एफआईआर दर्ज हो गई, ऑफेंस हो गया, तो वो चूंकि ऑफेंस हुआ, ऑफेंस के रिगार्डिंग वो मैटर वहां जाएगा। बाकी अगर ट्रस्टियों में कोई विवाद वगैरह हो जाए, कोई और दिक्कतें आए, पैसे रुपए को लेकर के, वो चोरी का मुद्दा ना हो यानी ऑफेंस का मुद्दा ना हो, तो निश्चित रूप से वो सिविल नेचर का मैटर होगा। सूट कंसर्निंग राइट टू वर्शिप वेयर सिविल राइट्स आर इन्वॉल्व, यानी पूजा पद्धति। देखिए अब यहीं पे आपको एक बात समझ लेनी है कि जब आपका कोई राइट इन्वॉल्व हो जाएगा, अब कैसे राइट और रिलीजन को अलग करेंगे आप, जैसे सबरीमाला मंदिर में अगर आप उस केस से परिचित हैं तो ये बात मेरी आपको ज्यादा अच्छे से अपील करेगी।
सबरीमाला मंदिर में 10 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप के विमेन्स को प्रोहिबिट कर दिया गया सबरीमाला मंदिर में अंदर जाने से। तो उन महिलाओं ने, उन वुमेन्स ने चैलेंज किया कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है और हमें एज ग्रुप के आधार पे बाहर किया जा रहा है उस मंदिर में जाने से। तो इनका ये फंडामेंटल राइट्स आ गया यहाँ पे। तो इस राइट्स को लेके वो सिविल कोर्ट के पास जा सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए तो निश्चित रूप से जा ही सकते हैं। तो ये सिविल नेचर का हो गया क्योंकि इनके फंडामेंटल राइट्स की बात आ गई, राइट टू वर्शिप की बात आ गई, वहां मंदिर में इनको जाने नहीं दिया जा रहा, ये मैटर आ गया। लेकिन अब ये कहा जाए कि पूजा करने का तरीका, वहाँ एक रिलीजन में नमाज पढ़ने का तरीका है, दूसरे रिलीजन में मंदिर में मूर्ति की पूजा करने का है, तो वहां कोर्ट कोई आदेश दे कि इस तरह से पूजा की जाए, इस तरह से ना की जाए, तो ये प्योरली रिलीजियस मैटर। तो ये मैटर सिविल कोर्ट के लिए प्रोहिबिट कर दिया गया, ये मैटर यहाँ नहीं आएगा। लेकिन जब आप किसी को मंदिर में जाने से रोक देंगे तो उसका राइट्स का वायलेशन हो गया, तो वो व्यक्ति अब सिविल कोर्ट्स में जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे समझ लेनी है, राइट टू वर्शिप वेयर सिविल राइट्स आर इन्वॉल्व। अब इसके बाद मैटर्स विच आर नॉट सूट्स ऑफ सिविल नेचर, यानी जो हम लोग ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं, किन किन बातों को हम रोकेंगे। तो प्योर रिलीजियस सेरेमनीज, जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि मंदिर में कैसे पूजा की जाए, आरती कैसे की जाएगी, आरती 5 बार घुमाई जाएगी कि 2 बार घुमाई जाएगी, कि नमाज 5 बार वो पढ़े कि 2 बार पढ़े, ये सारी बातें कोर्ट डील नहीं करेगा। क्वेश्चंस ऑफ कास्ट विदाउट सिविल कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसी में एक मैटर जो आपका क्वेश्चन था कि रिलीजियस मैटर कहाँ डिसाइड किए जाएंगे, तो रिलीजियस मैटर को डिसाइड करने के लिए हर धर्मों के अपने अपने व्यक्तिगत जो जिसको आप कहते हैं पर्सनल लॉज हैं, उन लॉज में वो डिसाइड किए जाएंगे और वहाँ डील किए जाएंगे, उससे सिविल कोर्ट से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चंस ऑफ कास्ट यानी जाति का भी मैटर है, तो ये भी कोर्ट डिसाइड नहीं करता। अभी जैसे आप देखते होंगे कि जात से बाहर कर दिया, जात में अंदर कर लिया, जुर्माना लगा दिया, अगर इन सब चीजों से उसके राइट्स का वायलेशन हो जाएगा तब वो चला जाएगा सिविल कोर्ट्स में, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी प्योरली अगर कास्ट का मैटर होगा तो फिर वो सिविल कोर्ट्स का मैटर नहीं होगा। इसी तरह से पॉलिटिकल राइट्स का भी मैटर वही हाल है। इंटरनल लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, अभी देखिए जब पार्लियामेंट या किसी भी लेजिस्लेचर के इंटरनल मैटर को डील करना होगा तो वो सिविल कोर्ट में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा फिर। अब उसकी प्रोसीडिंग्स खुद पार्लियामेंट का अपना रूल्स बना हुआ है, वो डील करेगा खुद। अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट में अभी पश्चिम बंगाल का मैटर चल रहा था। इन एग्जाम्पल से आप चीजों को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपको समझ आ जाएंगी, बिल्कुल हमेशा के लिए। संसद में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया, उन्होंने कोई एक पार्टी भी ज्वाइन कर ली, एनसीपी या क्या है वो जो भी है। तो वो कहाँ बैठेंगे, अब उसके लिए वो सिविल कोर्ट नहीं गए कि हाँ हमारे लोगों के लिए व्यवस्था की जाए, हमारे राइट्स का को डिसाइड किया जाए। वो कहाँ गए, ओम बिरला जी के पास गए कि हमारे बैठने का अलग व्यवस्था किया जाए क्योंकि हमने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब वो पार्लियामेंट का मैटर है, वो डिसाइड करेंगे। अब उन पे सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी। सीपीसी के प्रोविजन से बिरला जी बाउंड नहीं है कि उसी सीपीसी में जैसे सम्मान करना है, पार्टी को बुलाना है, आर्गुमेंट होना है, वो मैटर नहीं। वो अपने प्रोसीजर्स बने हुए हैं पार्लियामेंट के, उस प्रोसीजर को डील करते हुए वो डिसाइड करेंगे। बस हमें ये मैटर समझ लेना है कि वहां पे सीपीसी अप्लाई नहीं करेंगे। फिर इसका बाद मैटर्स एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स वेयर जुडिक्शन इज बार्ड। अब कहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है, तो हमको आपको सीधे अपना समझ लेना है आर्बिट्रेशन, क्योंकि हमने वही पढ़ा हुआ। तो कहीं भी कोई अलग ट्रिब्यूनल है जिसके अपने अलग प्रोविजंस हैं या जहां मना कर दिया गया है सीपीसी को, वो सब इसके बाहर हो गए, वो यहाँ से गवर्न नहीं होंगे। अब इसके बाद एक्सप्रेस बार ऑफ जुरिडिक्शन, कहाँ कहाँ एक्सप्रेस बार लगा दिया गया है। एक्सप्रेस बार एग्जिस्ट when a statute especially states that civil court shall not entertain the matter। कहाँ इनकम टैक्स एक्ट, रिकवरी ऑफ डेब्ट लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो यानी इन मैटर्स में एक्सप्रेसली बार किया गया। उसका ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसा नहीं कि यही फाइनल लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये केवल एग्जाम्पल आपको दिए गए कि यहाँ एक्सप्रेसली बार कर दिया गया। अब इम्प्लाइड बार कहाँ पे है, इवन वेयर नो एक्सप्रेस वर्ड एग्जिस्ट जुरिडिक्शन इज एक्सक्लूडेड इफ, यानी वहां ये नहीं कहा गया था कि सीपीसी को बार कर दिया गया, ये वर्ड यूज नहीं किया गया, फिर भी बार हो जाएगा कब, स्पेशल राइट्स आर क्रिएटेड और स्पेशल प्रोविजन वहीं पे दे दिया गया हो, स्पेशल ट्रिब्यूनल इज स्टेब्लिश, कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश कर दिया गया हो,
कंप्लीट मशीनरी फॉर एडजुडिकेशन इज प्रोवाइडेड। अब इस तीनों बातों को मिला के हम लोग समझ लें तो क्या अर्थ निकला कि कोई एक अलग एक्ट या लॉ बना दिया गया या उसके अंतर्गत कोई राइट क्रिएट कर दिया गया, फिर इस राइट को इन्फोर्स करने के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया और कहा गया कि ये ट्रिब्यूनल जो है इन मैटर्स को डील करेगा। फिर क्या किया गया, इस ट्रिब्यूनल के लिए अलग प्रोसीजर बना दिया गया कि इन प्रोसीजर से ये ट्रिब्यूनल गवर्न होंगे। ये मोटे तौर पे हम लोगों को समझ, हालांकि यहाँ पे सीपीसी का नाम नहीं लिया गया कि सीपीसी से गवर्न नहीं होगा या सीपीसी को हम बाहर कर रहे हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं यूज किया गया, लेकिन एक्ट अलग बनाया गया, एक्ट के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया और एक्ट उस ट्रिब्यूनल का जो गवर्निंग रूल्स है वो अलग फ्रेम कर दिया गया। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि लैंड एक्विजिशन का जो मैटर है उसके लिए एक्ट बनाया गया, उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल की बात की गई, उसका एक अलग प्रोविजन हो गया, तो इसका मतलब वो सीपीसी से बाहर चला गया बिना कुछ कहे हुए। तो यही सिंपल सी बात आपको इसी तरह से समझ लेनी है। ये पूरा सर ये ऊपर आपने स्पेशल राइट क्रिएटेड जो बताया है, हाँ, इसका हाँ। एग्जांपल क्या हो सकता है? सॉरी, स्पेशल राइट क्रिएटेड बताया ना ऊपर वाला जो आपने पहला पॉइंट बताया, ये हाँ हाँ, इसमें इसमें कौन सा? ये तो आपके एक तो ट्रिब्यूनल्स हो गए, इसमें आपके कोई लेजिस्लेचर कुछ भी बना सकता है। तो मैंने ये कहा ना, मैंने कहा कि एक कौन सा लॉ का नाम लिया मैंने, लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो वहां पे पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज की बात की गई ना कि गवर्नमेंट एक्वायर करेगी लैंड तो पार्टी के क्या अधिकार होंगे, उनके ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, क्रिएट हो गया एक बात। फिर दूसरा बात का एग्जांपल क्या हुआ कि उसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया है, लैंड एक्विजिशन के लिए मैटर को डील करेगा वो, फिर उन ट्रिब्यूनल के लिए अलग प्रोविजन है, तो इसका मतलब कि अपने आप सीपीसी वहां पे प्रोहिबिट हो गए। भले वहां अलग से आर्बिट्रेशन एक्ट की तरह ना कहा गया हो कि सीपीसी और एविडेंस एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, ये वर्ड नहीं भी यूज किया गया, तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म कहीं बना दिया गया हो तो अपने आप सीपीसी वहां से बाहर हो। अब इसके बाद प्रिंसिपल गवर्निंग एक्सक्लूजन ऑफ सिविल कोर्ट्स जुरिडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट हैज consistently held exclusion of jurisdiction cannot be readily inferred. Civil courts jurisdiction is presumed. Ouster provisions must be strictly construed. If adequate remedy is unavailable before the special tribunal, civil court jurisdiction may survive. अब ये क्या पूरी बात कही गई कि किसी भी मामले में हमें क्या मानना है, यानी जो एज पर सेक्शन 9 प्राइमरली क्या माना जाएगा कि हर सिविल नेचर के मैटर पे सीपीसी अप्लाई करता है, पहला मामला तो ये माना जाएगा। फिर इसके बाद वही बात यहाँ पे कही गई कि पहला प्रिजम्पशन जो होगा, पहली बात यही मानी जाएगी कि सीपीसी का जो जुरिडिक्शन है वो अप्लाई करता है। अब कब अप्लाई नहीं करेगा, जब तक कि वहां स्पष्ट रूप से कहा ना गया, और जब कोर्ट इस मैटर को देखेगा, डिसाइड करेगा, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेगा, यानी कि उन इंस्टीट्यूट्स को पूरी तरह से स्पष्टता के साथ और कठोरता के साथ निर्वचन किया जाएगा कि लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा। फिर इन सारी बातों के बाद, यानी जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ लिया कि कोई राइट क्रिएट कर दिया गया, ट्रिब्यूनल भी बना दिया गया, उसका प्रोसेस भी बता दिया गया, लेकिन पार्टीज के ग्रीवांसेस यहाँ पे रिड्रेस नहीं हो पा रहे होंगे अगर, तो फिर वो मैटर को मान लिया जाएगा कि वो सीपीसी के जुरिडिक्शन में आता है और सीपीसी उसको डिसाइड करेगा। सिविल नेचर के जो कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स का जुरिडिक्शन उस पर फिर से अप्लाई हो जाएगा, इन सारे प्रोविजंस के बाद भी। ये पूरी बात यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की है। अब इसके बाद अगर कुछ केसेस की बात की जाए तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस मास एंड कंपनी, ये 1940 का केस है प्रिवी काउंसिल का। एक्सक्लूजन ऑफ सिविल कोर्ट्स जुरिडिक्शन इज नॉट रीडली इन्फर्ड। सच एक्सक्लूजन मस्ट बी आइदर बी एक्सप्रेस और अराइज बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, यानी वो इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली दोनों तरह से एक्सक्लूजन उसका किया जा सकता है। जो बात ऊपर हम लोग कहते आ रहे हैं वही सारी बातें की गई हैं। कुछ एक दो केस लॉज जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको रेफर कर दे रहा हूँ, उनको आपको ध्यान कर लेना। अभी ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी भी प्रैक्टिस में, बीइंग ए स्टूडेंट, हर समय ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धूला भाई वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जब भी आपको सिविल नेचर की कोई बात करनी होगी, इस केस का आपको नाम लेना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना।
अब यहाँ क्या डिसाइड किया गया था, वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट अंडर टैक्सेशन लॉज वाज चैलेंज, यानी इसको चैलेंज किया गया। हेल्ड, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द सेलिब्रेटेड धूलाभाई प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग एक्सक्लूजन ऑफ सिविल कोर्ट जुडिक्शन। और जितनी बातें ऊपर हम लोगों ने की हैं वही सब बात यहाँ पे हेल्ड की गई थी कि माना ये जाएगा प्राइमरली किसी भी मैटर को जब कोई पार्टी कोर्ट के सामने लेके जाएगी तो माना ये जाएगा कि सिविल कोर्ट को का जुडिक्शन उस पर है। अब वही बातें यहाँ पे धूलाभाई प्रिंसिपल क्या क्या बताया गया, एक्सप्रेस एक्सक्लूजन मस्ट बी रेस्पेक्टेड, यानी स्पष्ट रूप से अगर मना किया गया होगा तो उसका सम्मान किया जाएगा, उसको ध्यान में रखा जाएगा। एडिकेट स्टेटूटरी रेमेडी बार सिविल सूट, यानी अगर अलग कोई रेमेडी दी जा रही होगी तो वो सिविल सूट को बार कर रही है। जुडिक्शन सर्वाइव्स वेयर ट्रिब्यूनल वायलेट्स फंडामेंटल जुडिशियल प्रोसीजर, यानी अब फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को वायलेट कर दे तो फिर से वो आ गया सिविल नेचर के पार्ट में आ गया, चला आएगा फिर से। सिविल कोर्ट कैन एग्जामिन वेदर स्टेटूटरी प्रोविजंस आर कंप्लाइड विथ, यानी जो स्टेटूटरी प्रोविजन है उनका पालन किया गया था कि नहीं। अगर ये सब गड़बड़ियां होंगी तो फिर सिविल नेचर के कोर्ट्स उसको डिसाइड करेंगे, तब वो सिविल नेचर का मैटर फिर से बन जाएगा। ऑस्टर प्रोविजंस मस्ट रिसीव स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, यानी जो प्रोविजन सिविल जुडिक्शन को बाहर कर रहे होंगे उनका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि वो कर रहे हैं वास्तव में या नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने के। तो वही जितनी बातें हम लोग ऊपर से करते आ रहे हैं वही मेन बात यहाँ धूलाभाई केस में कही गई। और धूलाभाई को आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे अपने इस सीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप प्रैक्टिस में कल को जाना चाहें या कोई भी आपको सीपीसी का रेफरेंस देना है तो धूलाभाई को आपको ध्यान रखना है। दिस इज द लीडिंग जजमेंट ऑन सेक्शन 9। राजा राम कुमार भार्गव, यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर आपको धूलाभाई ध्यान है तो बाकी केसेस पे आप ध्यान रखें, ना रखें, आपका काम हो जाए। अब यहाँ क्या हेल्ड किया गया, सिविल कोर्ट जुडिक्शन इज द रूल एंड एक्सक्लूजन इज द एक्सेप्शन। वही बात मैंने आपसे कही और धूलाभाई भी वही कह रहा है, सारी बातें वही कह रही हैं कि जैसे ही सिविल कोर्ट के पास कोई मामला जाएगा तो सिविल कोर्ट मानेगा कि उसका जुडिक्शन है, जो पार्टी कह रही है कि नहीं है वो प्रूव करेगा, तब कोर्ट उस मैटर को देखते हुए डिसाइड करेगा कि हाँ उसे जुडिक्शन है या नहीं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, लवाजीबाई रतनजी भाई, ये 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहाँ क्या कहा गया, सिविल कोर्ट्स में डिसाइड डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इज सिविल राइट्स आर सब्सटेंशियली अफेक्टेड, यानी अगर सब्सटेंशियल राइट कोई अफेक्ट हो रहा होगा, जैसा अभी मैंने आपको सबरीमाला का एग्जांपल दिया, तो वो सिविल नेचर का हो जाएगा। अदरवाइज प्योरली रिलीजियस मैटर होगा तो यहाँ का मैटर नहीं। अब्दुल गफ्फार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2008 का मैटर है। यहाँ भी वही बात की जा रही है, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू टाइटल and possession ordinarily remain within civil court jurisdiction unless expressly excluded। तो सभी जजमेंट्स में वही बातें घुमा फिरा के कही जाएंगी जो धूलाभाई और ऊपर आपने देख लिया है। तो एक एक सभी जजमेंट्स को आपको रेफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रमेश गोविंद राम सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्त, ये 2010 का मामला है। वेयर स्पेशल इंस्टीट्यूट डज नॉट कन्फर जुडिक्शन ऑन द ट्रिब्यूनल फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्यूट द जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स कंटिन्यू, यानी अगर माना नहीं किया गया उस किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में तो फिर माना जाएगा कि वो सिविल कोर्ट्स का मैटर है। अब और बाकी अगर रिसेंट हम जुडिशियल ट्रेंड की बात करें तो वहाँ भी अभी सेम वही सारी बातें चल रही, कोई बदलाव अभी कोर्ट के अपने व्यू में नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज reiterated the section 9 gives very wide jurisdiction to civil courts and exclusion must be clearly established। आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इसको बाहर किया गया है। कोर्ट्स कंटिन्यू टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ धूलाभाई एंड इंसिस्ट दैट ए पार्टी सीकिंग टू पोस्ट सिविल कोर्ट जुडिक्शन, यानी बाहर कर रहा हो अगर सिविल कोर्ट के जुडिक्शन को, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग एन एक्सप्रेस और नेसेसरी स्टेटूटरी बार, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये बार किया गया है। अब उसी का फिर इलस्ट्रेशन दिया जा रहा है जो अभी हम लोगों ने बात की। ए फाइल से सूट क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सूट्स ऑफ सिविल नेचर है, ये अपने वो कृषि भूमि को चैलेंज कर रहा है तो स्वाभाविक है कि वो सिविल नेचर का मैटर है। ए प्रीस्ट क्लेम हेरिडेटरी राइट टू परफॉर्म वर्शिप इन ए टेम्पल, सिविल नेचर बिकॉज राइट ऑफ ऑफिस इज इन्वॉल्व, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब ये पुजारी हैं, इनका जो वंशानुगत या खानदानी या उनका अधिकार है मंदिर में पूजा करने का, तो अब इनका ये पद हो गया। अब ये पद की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं उसके राइट की बात कर रहे होंगे तो ये सिविल नेचर का हो गया। अब तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, टू कम्युनिटीज डिस्प्यूट ओनली ए मैटर ऑफ मैनर ऑफ परफॉर्मिंग ए रिलीजियस सेरेमनी विदाउट अफेक्टिंग एनी सिविल राइट नॉट ए सिविल नेचर। जैसे मैंने आपसे कहा
कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, कितनी बार नीचे बैठना चाहिए, कितनी बार खड़े होना चाहिए, आरती मंदिर में कैसे करनी चाहिए, ये सब मैटर सिविल कोड का नहीं है। तो ये पूरा था आपका मैटर, यानी बेसिक 2 लाइनें हैं, उसी 2 लाइनों को एग्जाम्पल्स से आपको समझाने बताने की ये पूरी कोशिश हो रही है। अदरवाइज पूरा मैटर सिर्फ सिविल नेचर की बात की जाए तो 2 ही लाइन कि सभी मैटर्स जहां कहीं भी कोई राइट्स, कोई ऑब्लिगेशन, कोई लाइबिलिटी इन्वॉल्व होगी वो सिविल नेचर का मैटर होगा, और सिविल नेचर का मैटर है तो इसका मतलब सिविल कोर्ट्स उन मैटर को इंटरटेन करेंगे, और सिविल कोर्ट्स उन मैटर को इंटरटेन करेंगे तो इसका मतलब सीपीसी उसमें इन्वॉल्व है। अब कब इन्वॉल्व नहीं होगा, कब सिविल नेचर नहीं होगा, जब वो ऑफेंस हो या उसे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दिया गया हो। तो पूरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो बताइए। सर एक छोटा सा इंजेक्शन वाला वर्ड बता दीजिए, वो मेरी समझ में नहीं आया शुरू वाला। अच्छा, इंजंक्शन एक अलग और पूरा टॉपिक। इंजेक्शन के नहीं, इंजेक्शन के बाद जो 3 टॉपिक 4 आपने टच किए वो 2 मिनट में हाँ। बता दीजिए बस। अच्छा, ऊपर 1 मिनट पहले पहुंच जाऊं, कहाँ आपका कंसर्न है बताइएगा, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि कौन से और 2 बातों की सर नहीं सर, सही वही था सर बस सर। अच्छा, सॉरी, हाँ। और ऊपर चलूं? नहीं सर, बेसिकली जो सिविल सूट नहीं होंगे उससे पहले कौन से होंगे उसके बारे में तो लिख दिया था जनरलाइज, लेकिन हाँ। इंजेक्शन और उसके बाद 3-4 और लाइन थी सर, बस वो बता अच्छा, वो इंजंक्शन इस रूप में यूज किया गया था। अच्छा, आप जानना चाह रहे हैं कि इंजंक्शन क्या है, ये बात जानना चाह रहे हैं? सर नहीं, इंजेक्शन और उसके बाद 4 जो लाइन है वो बस बता दीजिए। इंजेक्शन था एक तो, फिर 4 और थी, वो मेरी जरा मैं बस बिजी हो गया था, वो देख नहीं पाया था। अच्छा, ये आ गया सूट फॉर इंजंक्शन, यही है ना, ये यहाँ पे सूट फॉर इंजंक्शन, सूट रिलेटिंग टू इजमेंट, इसी की बात कर रहे हैं आप ना? हाँ, यस 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 यस। हाँ, तो अब इसका मतलब आप जानना चाह रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या है, या किस सेंस में आप जानना चाह रहे हैं? सर ये सिविल सूट है, बस ये पूछना चाह रहा था। ये हाँ, ये सिविल हाँ, सूट है, सिविल सूट है। बस ठीक है, बस धन्यवाद, फिर मैं पढ़ लूँ। हाँ, इसका मतलब ही बता दो आप एक बार, ये जो आपका ये रिलेटिंग टू ईजमेंट, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है क्या ये? हाँ, ये मैंने आपको बताया था पहली क्लास में पढ़ाया तो था सर ने पिछले सेमेस्टर पिछले। हाँ, कि वहाँ टीपीए में भी आपको मैंने पढ़ाया था, और ये पढ़ाया था मैंने आपको जब पहली क्लास में कि इजमेंट का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग दूसरे की प्रॉपर्टी पर जब आप कोई राइट एक्वायर करते हैं, जैसे आपकी खिड़की खुली हुई है किसी के फील्ड में, तो यहाँ पे जो प्रकाश और हवा आ रहा है, ये इसी राइट को हम कहते हैं इजमेंट। और यहाँ ये हमने बता दिया था कि ये वंशानुगत पद है, यानी पुजारी है मंदिर पे, तो उन पुजारी का पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा अधिकार कि वो मंदिर में वही पुजारी होंगे, पूजा करेंगे, तो इसी को आप कह रहे हैं हेरिडेटरी ऑफिस। ये सभी सिविल नेचर के मामले हैं और सिविल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए। ठीक है सर, बस हो गया सर। इंजेक्शन होता क्या एक्चुअली, चलते हुए उसमें डालना पड़ता है केस? ये इंजंक्शन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने अभी इसी में तीनों पॉइंट कवर कर लेते हैं। मान लीजिए आपका मकान, और इस मकान में आपने इधर एक खिड़की खोल दी, और यहाँ पे ये खेत था, आप ही लोगों में से नाम ले लेता हूँ किसी का, मान लीजिए मिश्रा जी का घर है, और ये अभी जो आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या नाम था उनका, उनका खेत है। तो ये मिश्रा जी अपने घर में जो ये खिड़की इन्होंने खोली हुई है, ये 20 साल हो गया, और ये जिसका फील्ड था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का, उन्होंने मना नहीं किया इनको। तो 20 साल के बाद इजमेंट्री राइट क्रिएट हो जाता है। तो जब 20 साल बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वाले आते हैं, इनको मना करते हैं भाई अपनी खिड़की आप बंद कर लो। एक तरीका ये हुआ इनका मना करने का। दूसरा, ये मना नहीं किया इन्होंने, अब चुपचाप ये अपनी बाउंड्री बनाने लगे, और बाउंड्री बनाते ही आपकी खिड़की बंद हो जाती, मिश्रा जी की खिड़की बंद हो जाती। तो मिश्रा जी जा रहे हैं सिविल कोर्ट के पास, और सिविल कोर्ट से कह रहे हैं कि योर ऑनर, देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है मेरी खिड़की बंद कर रहे हैं, और 20 सालों से ये मेरी खिड़की है, और इसलिए आप इनको मना कीजिए कि ये खिड़की मेरी ना बंद करें, दीवार ना उठाएं। तो ये जो मना करने की बात आप कह रहे हैं, यही कहलाता है इंजंक्शन, कि अपोजिट पार्टी को कुछ करने या कुछ ना करने से आप मना कर दें, तो इसी को हम कहते हैं इंजंक्शन ऑर्डर। ठीक है जी सर। तो आपका इजमेंट भी उसी में कवर हो गया, इजमेंट और इंजंक्शन भी। और कोई क्वेरी, क्वेश्चन, कोई बात और बताइए भाई। सर आपके जो नोट्स हैं इसकी लैंग्वेज हेडिंग तो सरल है, जो लैंग्वेज है वो टफ है, वो याद नहीं रहेगी, काफी टफ है।
तो इसीलिए मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ, आपको मेरी बात को ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स तो इसलिए लिखे जाते हैं, इसका मकसद ये होता है ताकि जब एग्जाम में आप लिख रहे हो तो ये चीजें कुछ आप ध्यान कर सकें कि हाँ ये चलिए। सर इन पॉइंटों से तो पास होते हैं सर, हेडिंग लाइन लिख के निकाला खींच के। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।